नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन और आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकार को कुछ करना पड़ेगा, कांग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शन में शामिल हुई प्रियंका गांधी, केंद्र पर साधा निशाना। बीकानेर में विष्णु और हनुमान में पैसे पर विवाद, सड़क पर बन गई फायरिंग रेंज, 3 के खिलाफ केस दर्ज। रॉबर्ट वाड्रा का मोदी गवर्नमेंट पर हमला, बोले जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं। भाजपा का पलटवार, आपकी दादी ने आपातकाल लगाया था, कुछ याद है? सीएम योगी ने किया उद्घाटन, लखनऊ से नई दिल्ली, गोवा और बेंगलुरु के लिए एयर एशिया की सेवा शुरू। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। इसके साथ ही पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता आक्रामकता के साथ देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का देश में हो रही महंगाई पर बयान आया है। प्रियंका गांधी ने कहा, महंगाई सीमा से अधिक आगे बढ़ गई है, इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा, इसलिए हम लड़ रहे हैं। बता दें कि सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। वहीं पार्टी द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हैं। पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं। साथ ही महंगाई को लेकर संसद के मानसून सत्र में जमकर हंगामा जारी है। इसी के चलते एक बार फिर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हम महंगाई, बेरोजगारी और समाज में लोगों को जो बांटा जा रहा है उसका मुद्दा संसद में उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जाता। संसद भवन परिसर के पास राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता काले कपड़े में दिख रहे हैं। प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि हम गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं। सभी राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक मार्च की तैयारी में हैं। दिल्ली पुलिस ने इन सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया। बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। बीकानेर में फायरिंग अब हर दूसरी सड़क पर होने लगी है। 2 दिन पहले रामपुरा बस्ती में फायरिंग हुई थी। अब गुरुवार रात को जसूसर गेट के पास फिर फायरिंग हुई। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक बंगला नगर निवास 26 वर्षीय हनुमान सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गुरुवार रात करीब 9:30 बजे वे जसूसर गेट क्षेत्र में दुकान पर चाय पी रहा था। इस दौरान विष्णु, ब्रह्मदेव, बिट्टू और 3-4 अन्य उसके पास आए। विष्णु और उसके बीच रुपए के लेन देन का विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि उसके पास पैसे नहीं थे। इस पर विष्णु और उनके दोस्तों ने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान हवाई फायर भी किया गया। आरोपियों ने उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना के बाद मौके का मुआयना किया गया है। साथ ही आरोपियों की तलाश के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। नया शहर पुलिस थाना इलाके में फायरिंग की इस घटना से क्षेत्र में दहशत है। थाना अधिकारी गोविंद सिंह चारण और एएसआई वेदपाल सिंह पुलिसकर्मी ने घटनास्थल का जायजा लिया। कारतूस की तलाश का प्रयास किया जा रहा है। आसपास की दुकानों पर बैठे लोगों से पूछताछ भी की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार व बिछवाल थाना अधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा भी मौके पर पहुंचे। 2 दिन पहले इसी थाना क्षेत्र की रामपुरा बस्ती में भी फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। हर दूसरे दिन हो रही फायरिंग की घटना से पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने महंगाई, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, जनता की आवाज को दबाने के लिए बढ़ती महंगाई और खाने के ऊपर जीएसटी लगने से सरकार के ऊपर उठने वाले सवाल खत्म नहीं होंगे। गिरती अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए आखिर सरकार क्या कर रही है? हमें ये सवाल भी सरकार से पूछना चाहिए। जनता से किए हुए वादे आप भूल सकते हैं, मगर जनता नहीं। जनता की आवाज को ना तो दबाया जा सकता है, ना ही उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं। वाड्रा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और अक्सर मोदी सरकार उनके निशाने पर रहती है।
31 जुलाई की एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, जो सही है उसके लिए खड़े हो जाओ और अपनी पूरी ताकत से लड़ो, भले ही आप अकेले खड़े हो। किसी भी डर से बेखबर आपके साथ कई लोग जुड़ेंगे जो आप पर और आपकी ताकत पर विश्वास करेंगे। वहीं 27 जुलाई को उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ वाली खुद की एक तस्वीर वाला पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि देशवासियों का प्यार हमारे साथ है। इसी पोस्ट में उन्होंने लिखा, हम लोगों के मुद्दों को उठाना कभी बंद नहीं करेंगे, उनके अधिकारों के लिए बिना शर्त लड़ेंगे और लोगों के लिए मजबूत रहेंगे, चाहे हम पर कोई भी दबाव डाला जाए। बता दें कि राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है और आज पार्टी महंगाई के मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने आज इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, जिसमें वायनाड सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखे शाब्दिक प्रहार किए। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना तानाशाह हिटलर से की थी। आज महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच भाजपा ने महंगाई व नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस व गांधी परिवार पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले केंद्र सरकार को घेरा और देश में लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब महंगाई पर चर्चा होती है तो राहुल गांधी सदन में आते नहीं हैं, सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में विस्तार से उत्तर दिया कि कोविड की समस्या के बावजूद भारत की आर्थिक व्यवस्था दुनिया के कई देशों की तुलना में बहुत ही बेहतर है। रविशंकर प्रसाद ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने 5 लाख रुपए लगाकर 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हथिया ली। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार का तंत्र है। राहुल गांधी भ्रष्टाचार से बचने के लिए देश की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी बताएं कि वह जमानत पर क्यों हैं। आज रक्षा सौदों में कोई कट नहीं होता। कांग्रेस पार्टी आज एक परिवार की जेब में है। यह परिवार अब पार्टी की प्रॉपर्टी पर कब्जे करने की कोशिश कर रहा है। जिस मामले में वे बेल पर हैं, उन संस्थाओं पर राहुल गांधी आरोप लगाना बंद करें। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने आज साफ झूठ बोला है। 2 दिन पहले जब सदन में चर्चा हुई तो उसमें कांग्रेस के लोगों ने भाग लिया ही नहीं। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा तो एक बहाना है, सही वजह है कि ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी की दादी ने देश में आपातकाल लगाया था। आपातकाल में बड़े बड़े पत्रकारों को जेल भेजा गया था। राहुल गांधी की दादी जी ने जो कमिटेड जुडिशियल की बात की थी, प्रसाद ने राहुल से पूछा, आपको कुछ याद है? आप हमें लोकतंत्र की नसीहत देते हैं, क्या आपकी पार्टी में लोकतंत्र है? लखनऊ से दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता और मुंबई तक आवागमन अब और आसान हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नई दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा के लिए एयर एशिया की नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया, जबकि कोलकाता और मुंबई की फ्लाइट अगले माह से शुरू हो जाएगी। सीएम योगी ने बेहतर कनेक्टिविटी को विकास की गति तेज करने का सहज माध्यम बताते हुए यूपी की कनेक्टिविटी के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प दोहराया। वहीं प्रदेश में हवाई सेवा को बेहतर करने की मुख्यमंत्री योगी की कोशिशों की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई हवाई सेवाओं के लिए लखनऊ को बधाई दी। शुक्रवार को लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 3 शहरों के लिए एयर एशिया की उड़ान सेवाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने की प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई उड़ान योजना का उत्तर प्रदेश ने अत्यधिक लाभ प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई चप्पल पहनने वाले आम आदमी के हवाई उड़ान का सपना देखा था। उत्तर प्रदेश बेहतर होती हवाई सेवा इसे साकार होने जैसी है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश मुख्यतः लखनऊ और वाराणसी में ही एयरपोर्ट थे। गोरखपुर और आगरा में आंशिक रूप से क्रियाशील एयरपोर्ट थे। तब 4 एयरपोर्ट से मात्र 25 गंतव्यों तक वायु सेवा उपलब्ध थी। आज 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। अकेले लखनऊ में 5 साल से पहले जहां 15 शहरों तक उड़ान की सेवा थी, आज 30
से ज्यादा शहरों के लिए फ्लाइट उपलब्ध है। सीएम योगी ने कहा कि विकास की गति को तेज करने में कनेक्टिविटी का बड़ा योगदान है। इस लिहाज से प्रदेश में एक्सप्रेसवे का निर्माण और अधिक शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। हवाई सेवाओं को बेहतर करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रदेश सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सहयोग भी ले रही है। बहुत जल्द अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और सोनभद्र से हवाई सेवा शुरुआत हो जाएगी। सीएम ने सकारात्मक सहयोग के लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के प्रति आभार भी जताया है। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यूपी के अपार पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में समय में 63 नए रूट जोड़े गए हैं। जल्द ही इसे बढ़ाकर 108 रूट तक करने की तैयारी है। एयर एशिया के सीईओ और एमडी सुनील भास्करन ने केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री वीके सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताते हुए लखनऊ से सेवा शुरू करने की ऐतिहासिक करार दिया। भास्करन ने बताया कि लखनऊ से एयर एशिया की 8 फ्लाइट उपलब्ध होंगी। आज 5 फ्लाइट शुरू हो गई हैं, जबकि कोलकाता और मुंबई के लिए 3 फ्लाइट सितंबर से शुरू हो जाएंगी। फिलहाल अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कमल राष्ट्रीय में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए लीज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। जहां एक तरफ ओपिनियन पोल में ट्रस सुनक पर बढ़त बनती दिखती रही है, वहीं गुरुवार को एक टीवी डिबेट में ऋषि सुनक ने लीज ट्रस को करारी शिकस्त दी है। टीवी डिबेट में सुनक की मिली जीत से उनके प्रशंसकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि इंग्लैंड का अगला प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सुनक और ट्रस के बीच मुकाबला जारी है। पिछले महीने बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ब्रिटेन में नए कंजर्वेटिव पार्टी के एक नए नेता के चुनाव को लेकर प्रक्रिया जारी है। बता दें कि गुरुवार को स्काई न्यूज के टीवी डिबेट के दौरान सुनक को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खराब हो जाने के बाद दर्शकों ने हाथ उठाकर सुनक के प्रति अपना
समर्थन जताया। डिबेट के दौरान प्रोग्राम की एंकर बर्ली ने लिज ट्रस से कई तीखे सवाल पूछे, जिनका जवाब देने में वे असहज दिखाई दी। एंकर ने ट्रस से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर सवाल पूछा कि किस वजह से उन्हें 24 घंटे के भीतर अपनी पॉलिसी को बदलना पड़ा। ट्रस इस सवाल का जवाब देने में पूरी तरह से असहज नजर आई। उन्होंने एंकर के सवाल के जवाब में कहा कि उनकी पॉलिसी को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है। आपको बता दें कि ट्रस की चुनाव प्रचार टीम ने सोमवार को एक बयान जारी किया था, जिसे लेकर विवाद हो गया था। ट्रस्ट की टीम द्वारा जारी बयान में कहा गया था कि अगर लंदन से बाहर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी घटा दी जाती है तो इससे सरकार को हर साल 10,75 अरब डॉलर की बचत होगी। इस बयान पर बवाल के बाद ट्रस्ट ने इस पर सफाई देते हुए इस बयान को वापस ले लिया। टीवी डिबेट में ट्रस्ट से यूक्रेन रूस हमले को लेकर भी तीखे सवाल पूछे गए। एंकर ने ट्रस्ट से पूछा कि क्या ये सच है कि आपने कहा था कि ब्रिटिश नागरिकों को यूक्रेन की ओर से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जाना चाहिए, जिस पर ट्रस्ट ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि ब्रिटेन की ओर से हमेशा से ही ये ट्रेवल एडवाइजरी थी कि ब्रिटिश लोगों को यूक्रेन नहीं जाना चाहिए। सपा का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अभियान 9 अगस्त को कन्नौज के तिरवा तहसील के झुआ गांव से शुरू होगा। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। इसकी शुरुआत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। इस दौरान वे क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी के परिवारजनों से भेंट कर उनका सम्मान भी करेंगे। सपा के इस अभियान के तहत प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों से अपने अपने आवास पर 15 अगस्त को झंडारोहण करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 1942 का दिन राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक दिवस है। यह आजादी के संघर्ष के शहीदों को नमन करने और उनके सपनों को भारत बनाने का संकल्प लेने का भी ये दिन है। सपाइयों ने दी श्रद्धांजलि। सपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व एमएलसी SRS यादव की जयंती मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, अरविंद सिंह आदि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को कहा कि गुजरात में कांग्रेस पूरी तरह से जीवित है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराकर आगामी विधानसभा चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा को दिसंबर में होने वाले गुजरात चुनावों के लिए कांग्रेस का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। टीएस सिंहदेव और मिलिंद देवड़ा ने गुजरात में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बैठकें की। मंत्री एस देव ने कहा कि यहां पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गुजरात की वास्तविकता बाहरी लोगों के सामने पेश किए जाने से अलग है। लोग गुस्से में हैं, वह भी डर में जी रहे हैं। गुजरात के लोग अब तंग आ चुके हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि कांग्रेस यहां जिंदा है और चुनाव जीतने की स्थिति में है। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाए कि शराबबंदी के बावजूद गुजरात में हर साल 25,000 करोड़ रुपए की शराब बिकती है और ये भाजपा और उसकी सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि गुजरात में शराब और ड्रग माफिया पर प्रवर्तन निदेशालय कभी छापा क्यों नहीं डालता। गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि पार्टी ने 182 में से कम 125 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। साथ ही कहा कि हम आने वाले हफ्तों में लगभग 2000 जनसभाओं के माध्यम से लोगों से परामर्श करने के बाद ही अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के लिए एक आम घोषणा पत्र के अलावा हम 182 विधानसभा सीटों में से प्रत्येक के लिए अलग घोषणा पत्र भी घोषित करेंगे, क्योंकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मुद्दे अलग हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि हाल ही में नकली शराब की बिक्री से हुई मौतों जैसे भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए पार्टी आने वाले दिनों में पूरे गुजरात में यात्रा या विरोध प्रदर्शन करेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को एक और विपक्षी नेता का साथ मिला है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता केशव राय ने बताया कि पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेगी। उन्होंने बताया पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार अल्वा का समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि अल्वा शाम को टीआरएस सांसदों से मुलाकात करेंगी।
दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में भी टीआरएस ने विपक्ष का साथ दिया था और यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था। सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अलवार को मैदान में उतारा है। उपराष्ट्रपति चुनाव शनिवार को होगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कमल राष्ट्र में। महंगाई को लेकर कांग्रेस के आज हो रहे प्रदर्शन के बीच भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को नकली गांधी करार दे दिया। जोशी ने कहा वे महात्मा गांधी के वंशज नहीं है, वे एक नकली गांधी हैं और यहाँ कांग्रेस एक नकली विचारधारा है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने ये बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक टिप्पणी पर कही। राहुल गांधी ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि गांधी सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरी विचारधारा है। इससे पहले राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर आज कांग्रेस की प्रदर्शन के पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मेरे परिवार ने अपने प्राणों की आहुति दी, यह हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम इस विचारधारा के लिए लड़ते हैं। जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, जब दलित मारे जाते हैं, जब एक महिला की पिटाई होती है तो हमें दुख होता है, तो हम लड़ते हैं। ये सिर्फ एक परिवार नहीं, ये एक विचारधारा है। असम जिहादी गतिविधियों का गढ़ बनता जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुलासा किया कि पिछले 5 महीनों में 5 जिहादी मॉड्यूलर का खुलासा किया और कईयों को गिरफ्तार किया। इसमें बरपेटा मॉड्यूलर, एबीटी मॉड्यूलर 2, एबीटी मॉड्यूलर 3, एबीटी मॉड्यूलर 4 और एबीटी मॉड्यूलर शामिल हैं। सरकार के इन दावों से साफ है कि राज्य में जिहादी मॉड्यूल तेजी से पैर पसार रहा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इन मॉड्यूल का खुलासा असम पुलिस और एनआईए के साथ मिलकर किया गया। अंसार अल बंगला टीम के 6 सदस्य की गिरफ्तारी 4 मार्च को की गई। इसका मुखिया मोहम्मद सुमन उर्फ सुफई उल इस्लाम है। ये एक मस्जिद में इमाम और मदरसे में शिक्षक हैं। बताया जाता है कि आमतौर पर ये मॉड्यूल बांग्लादेश से आए लोगों को अपने प्रभाव में लेते हैं। पुलिस को उसके पास से जिहादी साहित्य मिला है और इसका कैश एनआईए के पास है। 14 अप्रैल को अन्य मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें मुशरफ हुसैन, मोकिबुल हुसैन और अन्य शामिल थे। इनके पास से जिहादी साहित्य, जिहादी लाख्य प्राप्त हुए। त्रिपुरा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मोरीगांव मदरसा के इस मामले में मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया है। मुस्तफा ने 2017 में भोपाल से इस्लामिक कानून में पीएचडी की। उसमें जमीन उल हुडा मदरसा खुला जिसमें 43 छात्र थे। मुस्तफा छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, वहां बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से रखता था और कथित तौर पर जिहादी साहित्य पढ़ाता था। उन सभी छात्रों को समान विद्यालय में भेज दिया गया है। मुस्तफा ने अंसार अल बंगला के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और आलमगीर को पनाह दी, जो
मोइराबारी में एक मस्जिद इमाम के रूप में काम कर रहा था। उसके पास इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेशन संवेदनशील डेटा बरामद किया गया था। मदरसे के सभी छात्रों को सामान्य विद्यालयों में भेज दिया गया है। पात्राचौल घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा को शुक्रवार को तलब किया। पहले खबर आई थी कि ईडी ने राउत की पत्नी वर्षा को शुक्रवार सुबह 11 बजे तलब किया है, लेकिन समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अब राउत की पत्नी को शनिवार के लिए समन जारी किया गया है। माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायाधीश देश पांडे ने राउत से पूछा कि क्या उन्हें कोई दिक्कत है, तो राउत ने कहा, जिस कमरे में मुझे रखा गया उसमें कोई खिड़की और वेंटिलेशन नहीं है। अदालत ने इस पर ईडी के वकील से स्पष्टीकरण मांगा। ईडी के वकील ने कहा, राउत को एसी कमरे में रखा गया, इसलिए वहां पर कोई खिड़की नहीं है। इसके बाद राउत ने माना कि कमरे में एसी की व्यवस्था है, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति के कारण वे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईडी की नजर राउत के संपर्कों पर। वहीं प्रवर्तन निदेशालय पात्राचौल घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत को गिरफ्तार करने के बाद उनके संपर्क में तलाशी में जुटा है। खासतौर पर प्रवीण राउत, सुजीत पाटकर और राउत की पत्नी वर्षा राउत का एक दूसरे से क्या संबंध है, इसकी छानबीन चल रही है। इसी क्रम में ईडी ने मंगलवार को मुंबई में 2 स्थानों पर छापे मारे। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने दीवाना बिल्डर्स के बांद्रा दफ्तर और दूसरा बांद्रे में ही नेशनल हेराल्ड केस में छापा मारा। ईडी अधिकारी पता लगाने में जुटे हैं कि संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत के बैंक खाते में पैसे कैसे ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि प्रवीण राउत ने संजय राउत और उनके रिश्तेदारों के खातों से 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। भाजपा नेता अशोक शर्मा के निधन से पूर्वी राजस्थान में ब्राह्मण समाज के लिए एक युग का अंत हो गया। यूं तो पिता और पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा की वजह से जाना जाता था, लेकिन अशोक शर्मा ने अपनी खुद की पहचान गढ़ी और अपने दादा जगन की विरासत के सच्चे वाहक के तौर पर ब्राह्मण समाज के संरक्षक बने। अशोक शर्मा करीब 63 वर्ष के थे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे। 2018 में कांग्रेस और 2008 में भाजपा के हारे थे। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के सबसे बड़े बेटे अशोक शर्मा ने युवक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 1984 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। 2018 तक शर्मा धौलपुर की राजनीति में सक्रिय रहे। 2018 के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ शर्मा भाजपा में शामिल हुए। राजाखेड़ा से प्रत्याशी बने, लेकिन रोहित बोहरा के सामने हार का सामना करना पड़ा। उन्हें वसुंधरा राजे के खेमे का नेता माना जाता था। पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। अशोक शर्मा ने वर्ष 2008 से ही धौलपुर में पिता बनवारी लाल शर्मा की विरासत संभाल रखी थी। उनके पिता 2013 के चुनाव और 2017 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे। चुनाव की पूरी कमान अशोक शर्मा के हाथ में रही। चंबल स्थित मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इससे नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा। ग्वालियर तक परिवार का दबदबा। अशोक शर्मा जगन के पोते थे, जिनके नाम पर जगन भवन आज भी धौलपुर में शान से खड़ा है। जगन परिवार का प्रभाव धौलपुर, भिंड, मुरैना, करौली, मधोपुर, दौसा तक फैले ब्राह्मण समाज में था। जगन की पहचान ब्राह्मणों को संरक्षण देने की थी, जिसे अशोक शर्मा ने आगे बढ़ाया। अगर किसी वाहन पर जगन लिखा होता था तो उस समय उस इलाके में सक्रिय डकैत भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अपनी ससुराल बरेली पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का अलापने वाली कांग्रेस खुद सबसे ज्यादा बेरोजगार है। कांग्रेस को ईश्वर का श्राप मिला है। रेखा आर्य ने कहा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए उन्होंने कावड़ यात्रा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। कांग्रेस बहरूपियों की पार्टी है। बरेली में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का ससुराल है। यहां पर उन्होंने प्रसिद्ध बनखंडी नाथ मंदिर पर 3 दिनों तक चलने वाले धार्मिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जोगिनवादा स्थित बनखड़ी नाथ प्राचीन मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में रेखा आर्य 108 शिवलिंग और
बगला मुखी माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा रही हैं, जहां 3 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड से कई बड़े साधु संत भी बनखड़ी नाथ मंदिर पहुंचेंगे। इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर रेखा आर्य ने मंदिर परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब रेखा आर्य से कांग्रेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस बेरोजगारी का राग अलाप रही है, जबकि वो खुद बेरोजगार है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के लिए ये तक कह दिया कि कांग्रेस को ईश्वर का श्राप मिला है, कांग्रेस बेरोजगार है और खाली दिमाग शैतान का घर है। इसीलिए ऐसे लोग कांवड़ यात्रा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में संसद में सिर्फ कमल ही खिलता हुआ दिखाई देता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।